अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उठ चुके हैं? स्लीपी हैं? डिजीनेस है? उठ जाए जनाब। अपने दिन में जितनी जल्दी अपने दिन का आगाज़ करेंगे ना, उतनी जल्दी अपने पूरे दिन भर के काम निपटा सकेंगे। ये फंडा, ये टोटका, इसको अपना कर देखें जनाब। कुछ चीज़ें व्हेन वी सी ऑन सोशल मीडिया तो वो देखकर बड़ा गुस्सा आ जाता है और दिल करता है काश यार भाई ये शख्स सामने होता तो इसको हम बताते। जबकि दूसरी साइड पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बेड में लेटे होते हैं, थकावट होती है, मूड ऑफ होता है, दिल नहीं कर रहा होता कोई काम करने को, लेकिन कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जब आप वो देखते हैं, जब हमारी नज़रों के सामने आती हैं तो सारी थकावट दूर हो जाती है, सारी परेशानी ये छू करके उड़ जाती है। ऐसी ही एक वीडियो मैंने देखी और मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। बड़ी रिफ्रेशिंग वीडियो है, ट्रस्ट मी। यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम गोरों के बच्चों को देख के भाई वाह कितने क्यूट बच्चे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं, तो नो डाउट बच्चे सारे प्यारे होते हैं, सभी के प्यारे होते हैं कहीं के भी हो, लेकिन हमारे यहाँ भी जनाब जो है ना वो हमारे बच्चे भी इतने खूबसूरत और किसी भी हुस्न से वो पीछे नहीं है। तो ये जो बच्चों की आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, यूजुअली बच्चे दुख का इजहार करते हैं, परेशान होते हैं कि भाई स्कूल खुल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी जो है वो तालीमी इदारे जो हैं वो खुलना शुरू हो गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ये बच्चे बाकायदा डांस करके अपने जो इलाके का जो उनका रिवायती अंदाज है उसमें नाच कर अपनी खुशी का इजहार करेंगे। भाई अब तो हम स्कूल जा रहे हैं। आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रही होगी बच्चों को भी, और अपनी एनर्जी कहीं पर लगाना इन अ प्रोडक्टिव वे बहुत ही मुश्किल हुआ होगा। तो ये जो बच्चे हैं इतने प्यारे लग रहे हैं, आप इनके चेहरे के जरा पहले मुस्कुराहट देखें, लुक एट द मूव्स, आप मूव्स देखें, जो उनका खास टिपिकल रिवायती जो हुंजा का, गिलगित का जो वहाँ की स्टेप्स है वो ये बच्चे कर रहे हैं और बड़े प्यारे मनाजर हैं। देखिए ना, आंखों की ठंडक लग रही है ये बच्चे तो मुझे, और किसी के भी बच्चे हो भाई प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मासूम होते हैं। मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं कि जो बच्चे हैं ना वो फूल होते हैं, और वाकई ये आप देखिए कि फूल जैसे बच्चे दो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, कैसे झूम कर तालीमी डालने पर, स्कूल खुलने पर। हमें तो भाई हमारे बचपन में कभी खुशी नहीं होती थी, और जो 3 मंथ्स की जो समर वेकेशन होती थी दिल करता था कि ये भी पूरे साल पे चली जाए और स्कूल कभी ना खुले। बट ठीक है, क्यूट है, इनोसेंट वीडियो है, प्यारी वीडियो है। सो आई थॉट कि ये जनाब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इन आवर प्रोग्राम। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द किड्स जो स्कूल जा रहे हैं, एंड गुड लक, दिल लगा कर मेहनत करें। वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है और आप इसमें उनका जो रिवायती अंदाज़ है बच्चों का वो भी देख सकते हैं, इनकी खूबसूरती भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे भी कितने, जो गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे जो हुस्न है वहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे दिल के साथ साथ खूबसूरती से भी माला माल हैं जनाब, ज़बरदस्त। अच्छा जी, आगे ज़रा बढ़ते हैं। और ये तो एक हमने स्टोरी आपके साथ एक वीडियो शेयर की, बड़ी प्यारी वीडियो थी ये बच्चों की। इसके साथ ही जनाब कुछ और ख़बरें हमारे पास आ रही हैं, और ये ख़बरें जो हैं ये कोई इतनी अच्छी ख़बरें नहीं हैं। महंगाई जो है वो आसमान से बातें करने लग पड़ी है, और बड़ा दुख होता है कि जब भी रमज़ान होता है या कोई इवेंट होता है, अभी आपको पता है कि लोग अभी तैयारी में लगेंगे, ईद उल अज़हा के लिए लोग तैयारी करेंगे, और महंगाई जो है वो कितनी ज़्यादा हुई है ये मैं आपको आज ज़रूर बताऊंगी। और जो रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हुआ है लाहौर में वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ और गर्मा गर्म खबरें आ रही है जनाब हमारे पास, वो हम आपसे शेयर करते हैं। और आपको पता है कि मशहूर टिकटॉकर, लेकिन आप लोग समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हरीम शाह की, और ये स्टोरी किसने नहीं देखी होगी। हरीम शाह ने जनाब अपने इंस्टाग्राम पे अपने हाथ की मेहंदी लगे हुए हाथ हैं, जेवर पहना हुआ है और हाथों में हाथ है जीवन साथी का, और तस्वीर शेयर करती हैं इंस्टाग्राम पे और कैप्शन उसकी रखती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कमिटेड इन समथिंग, और कैप्शन में लिखा हुआ है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो उन्होंने डिक्लेयर की है, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि
उनकी शादी हो गई। अच्छा, शादी हो गई है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी चर्चा रही, लेकिन इस बात की ज्यादा चर्चा क्यों हुई, ज्यादा धूम क्यों मच रही है, ज्यादा खबरों में ये बात क्यों आ रही है? उसकी वजह यह है कि हरीम ने ये अनाउंसमेंट की है कि उनकी जिस शख्स से शादी हुई है ही इज फ्रॉम पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली हैं, और साथ ही साथ करंट सूबाई वजीर भी हैं, जिसके बाद आई एम श्योर कि जितने हमारे सिंध के जो सूबाई वजीर हैं उनकी रातों की नींदें उड़ चुकी होंगी और बीवियों ने वबाल खड़ा किया होगा घर पे, हर एक को शक की निगाह से, हर बीवी अपने शौहर को, सूबाई वजीर को, रुकने सिंध असेंबली को शक की निगाह से देख रही होगी। तो वहां पर वावेला मचता है कि जब हरीम नाम नहीं बताती हैं, नाम डिक्लेयर नहीं कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि एक हफ्ता कबल उनकी शादी हुई है, वो ये कह रही हैं कि अपने शौहर का नाम ना बताने की वजह ये है कि जो ये पीपल्स पार्टी की जो ये शख्सियत है, अहम शख्सियत है, बड़ा नाम है, ही इज़ वेरी वोकल, और सोशल मीडिया पर भी और पॉलिटिकल शोज में भी, मीडिया पर भी, पार्लियामेंट में भी बड़े इन रहते हैं, और उनकी पहले से चूंकि ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उनकी फर्स्ट वाइफ को नहीं पता है, इसलिए वो अभी नाम नहीं खुलकर बता रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि कोई गुनाह नहीं किया है, निकाह की है, शादी की है, मैं सारी डिटेल्स दूंगी, सारी मैं खबरें बताऊंगी, खुलकर सबके सामने आऊंगी, लेकिन अभी जो है मेरे से कोई सवाल ना किया जाए। कल मैं देख रही थी मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स पर, हमारे जो टॉप न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने उनका इंटरव्यू किया, उनसे गुफ्तगू की, बड़ी कोशिश की जनाब, बड़ी कोशिश की सबने कि किसी तरह कोई हिंट मिल जाए, लेकिन हरीम भी बड़ी पक्की निकली, उन्होंने कोई हिंट नहीं दिया, बिल्कुल नहीं उन्होंने बताया कि कौन है। ताहम उनका कहना है कि शादी जो ये निकाह की जो तकरीब है वो भी कराची में हुई है, उनके जो शौहर हैं उनका ताल्लुक भी सिंध से है, कराची से है, सूबाई वजीर है, पीपल्स पार्टी का एक अहम फेस है। शादी की तकरीब में जो है मुख्तसर सी गैदरिंग हुई है जिसमें पीपल्स पार्टी की जो एक खातून है, रहनुमा है, खातून रहनुमा है, उन्होंने भी शिरकत की और बड़े क्लोज लोगों ने जो है वो इस तकरीब में शिरकत की। और उसके साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि 4 जुलाई को भाई टर्की जा रही हैं, तो अब अगर मीडिया वालों को देखना है, पकड़ना है और जानना है और ख़बर बनानी है कि भाई कौन है वो सिंध के रुकने असेंबली, तो भैया आप देखें एयरपोर्ट पे अब 4 जुलाई को कितने मीडिया के नुमाइंदगान पहुंचते हैं और क्या खबर मिलती है, ये जानेंगे, देखेंगे, पता चलेगा। साथ ही साथ जो हरीम शाह का जो स्टेटमेंट सामने आया है, उसके बाद जो सिंध के जो सूबाई वज़रा है उनके भी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो हैं मज़ेदार किस्म के, वो भी सामने आना शुरू हो गए हैं। शैला रज़ा ने टोटली कहा है कि जी ये उनका ज़ाती मसला है, ये उनका पर्सनल मामला है, सो इससे कोई कंसर्न किसी का नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी है, उन्होंने भी तरदीद कर दी है, बाकायदा मीडिया पर अपना हाथ दिखाते हैं और कहते हैं कि आप देख लें, चेक कर लें, इसमें कोई अंगूठी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो भाई आई एम सेफ। तो लेकिन बहरहाल ये जो दीगर जो रुकने सिंध असेंबली हैं या सूबाई वज़रा हैं सिंध के, उनके घरों में आई एम श्योर यकीनी तौर पर एक टफ टाइम चल रहा होगा जब तक हरीम जो है वो नाम डिक्लेयर नहीं कर सकती। एंड वी नेवर नो, आई डोंट नो कि इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट और व्हाट या क्या होता है, अभी 1-1.5 हफ्ते के बाद कोई नाम सामने आता भी है कि नहीं आता है, ये तो अभी देखना बाकी है। ताहम टिकटॉक स्टार यही कहती हैं कि भाई जैसे ही उनकी पहली बीवी को राजी कर लिया जाएगा इनके शौहर की जानिब से, उसके बाद फौरन जो है वो ये खबर और शादी की जो तस्वीर है वो शेयर कर देंगी। अच्छा जी, महंगाई से मुतालिक हमने जरूर बात करनी है आपके साथ, और जो एक इंसिडेंट हुआ है लाहौर में, बड़ा अनोखा इंसिडेंट हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। और जो महंगाई का जो बम अवाम पे गिर रहा है, इस हवाले से गवर्नमेंट हुकूमत क्या कर रही है, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, ईद भी आने वाली है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इसके ऊपर इन डिटेल गुफ्तगू भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि डीसी लाहौर साहब को भी हम अपने साथ शामिल गुफ्तगू कर सकें और पूरे मामले पर उनकी भी राय ले सकें। आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जनाब आज जो है प्रोग्राम में हम इससे पहले कि बात करें महंगाई के हवाले से भी, लेकिन आपको बताएं कल की एक बड़ी स्टोरी हाईलाइट हुई और ख़बरों की जीनत भी बनी रही। आपको पता है कि जो सिंध असेंबली का जो इजलास है उसमें जो हंगामा और आराई हुई और जो एक अनोखा एहतजाज किया गया, पर्चे उड़ाना जनाब हुआ है या पुराना, और जो नए एहतजाज का जो अंदाज अपनाया गया उसके ऊपर बात करेंगे। हलीम आदिल शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे
ईद उल अजहा से पहले जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आपको पता है कि जो मसाला जात और जो सब्जियों की कीमतों को पर लग गए हैं, प्राइस इतनी ज़्यादा जो उसमें इजाफा हुआ है, अवाम उससे काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है और उनका कहना है कि जब तक ईद के करीब तक ये जो कीमतें हैं उसमें मजीद इजाफा होगा, दाल रोटी खाना तक भी जो लोगों के लिए वो बड़ा मुश्किल हो चुका है। और इसकी बड़ी मैं आपको सिंपल सी जो मिसाल दूं कि चंद रोज पहले तक जो टमाटर है वो 20 रुपए किलो था और अब उसकी कीमत तकरीबन 45 रुपए हो चुकी है, डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। तो अवाम इसके ऊपर बड़ी ज्यादा तशवीश में मुब्तला है। और इसके साथ साथ जो एक अनोखा वाकया हमें देखने को मिला जो कल हुआ, गालिबन जब लाहौर में रायविंड रोड पर जो पुलिस है उसने सस्ती सब्जी फरोख्त करने पर जो सब्जी फरोश था उसके खिलाफ कार्रवाई की, दुकानदार को गिरफ्तार ना सिर्फ किया बल्कि उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराएगी। जरा इसके ऊपर भी बात करेंगे कि जो है अब प्रॉपर इसके ऊपर जो है वो क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है या नहीं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं DCO लाहौर साहब मुद्दस्सिर रियाज साहब, इनको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं और वेलकम कहते हैं। सर बताइएगा, ईद उल अजहा आने वाली है, 3 हफ्ते रह चुके हैं, सब्जियों की कीमतों में, मसाला जात की कीमतों में ये जो इतना ज्यादा सडन जो कीमतें बढ़ाई गई हैं इससे लोग बड़े परेशान हैं। इंतजामिया सर क्या इकदाम कर रही है? थैंक यू वेरी मच जी। जो प्राइस का मैकेनिज्म है वो आपको पता है बेसिकली सप्लाई और डिमांड पे ही ज्यादा इन्हिसार होता है उसका। जो सब्जियां की आप बात कर रहे हैं स्पेशली टमाटर, इस पे सीजनल इफेक्ट होता है। ये सीजन पे आपको याद है ये कुछ अर्सा पहले 200 रुपए किलो भी टमाटर गया हुआ था, 200 रुपए क्रॉस कर गया, तो ये अब 20-21 रुपए आ गया, अभी 40 के करीब है। तो सीजन का इफेक्ट तो होता है इसके ऊपर। सप्लाई अगर ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली प्राइस नीचे आ जाती है। लेकिन उसके साथ साथ जो इसका प्याज जो है, प्याज की कीमत 35 रुपीज है आज, और आलू की कीमत भी अंदाज 30 रुपीज है। तो प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप कंपेयर करें आज से 2-3 महीने पहले तो ये 75-80 रुपीज थी। ऑब्वियसली इस पर काफी एक्शन की हुई। ठीक है सर, बताइएगा कि जो प्राइस कंट्रोल का जो सिस्टम है इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है? देखिए, जो प्राइसेस आप सब्जियों की अगर बात करेंगे, सब्जियों में तो ये सब्जी मंडी में बाकायदा इसका ऑप्शन होती है, फार्मर्स लेकर आते हैं, वहाँ पर ऑप्शन होती है, ऑप्शन के बाद रेट लिस्ट निकलती है उसी ऑप्शन की एवरेज की बेस के ऊपर, और वो फिर मार्केट में आती है रिटेल को प्रॉफिट के साथ। सो उसको बाद में फिर इंश्योर किया जाता है कि उस रेट लिस्ट पे ही बिके। जहाँ पर वॉल्यूशन होती है वहाँ पर फिर हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। करीब 55 के करीब मजिस्ट्रेट हैं हमारे पास यहाँ पर लाहौर के अंदर, और वो डेली बेसिस पे निकलते हैं। हम एवरेज 2 से 2.5 लाख रुपया डेली जुर्माना तो होता है इसी बेसिस पे। FIR भी होती है ऑब्वियसली। तो जहाँ वॉल्यूशन होती है वहाँ पर कार्रवाई की जाती है। रेट डिस्प्ले के ऊपर हम बहुत सी कार्रवाई करते हैं। तो ये मैकेनिज्म इन प्लेस है। सर अभी तो जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ है मैं उस पर भी ज़रा बात करना चाहूँगी। आपको पता है कि जब जो दुकानदार जो सस्ती कीमत पर सब्जी फल फरोख्त कर रहा था उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई जिसने अपना मुनाफा इतना कम रखा। अच्छा, ये गलत बात है। ये ऐसी बात पे ये बिल्कुल हकायक के ऑपोजिट बात है। एक्चुअली वो ज्यादा महंगी ही बेच रहा था सब्जी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट है उसने जब फॉर्म भरा, फॉर्म भरते हुए उसने गलती होगी। जहां पर उसने रेट लिस्ट की कीमत लिखनी थी वहां पर उसने जो एक्चुअल जिस कीमत लिख रही है वो लिख दी, और जहां पर उसने लिखनी थी एक्चुअल कीमत वहां पर रेट लिस्ट की कीमत लिख दी। फॉर एग्जाम्पल भिंडी अगर आप देखेंगे उसमें भिंडी लिखा ये हुआ कि 95 रेट लिस्ट पे है और वो 73 की बेच रहा है, जबकि एक्चुअल रेट 73 था और 95 की बिक रही थी। तो वो लिखने में गलती हुई। तो सर जो अभी न्यूज़ आ रही है जो मैंने रिसेंट भी देखी है, आई थिंक अब ये शायद खबर गलत है, आप इसके बारे में मजीद कंफर्म करेंगे। ये जो मजिस्ट्रेट काशिफ बशीर जिनका नाम बताया जा रहा है, जिनके साथ ये सारा इंसिडेंट रिलेट करता है, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई गालिबन की गई है? फिर अगर फॉर्म गलत फिल किया गया तो फिर कार्रवाई उनके खिलाफ क्यों हुई? देखिए, वो इसलिए कि वो FIR हो गई ना, FIR में गलती होगी। फिर जब सोशल मीडिया ने उठाया या मीडिया ने उठाया तो फिर अब हम कहाँ का क्लैरिफिकेशन दें उसको? तो ऑब्वियसली somebody has to take action। तो हमने उसकी जो मैजिस्ट्रियल पावर्स थी वो विड्रॉ कर इमीडिएटली। तो और अब इस पर ट्रेनिंग की भी जरूरत है। इशू सिंपल यही था कि जब उसने फॉर्म भरा, जो इस्तगासा दिया पुलिस को, तो उसने ये लिख दिया कि भिंडी की कीमत जो है वो एक्चुअल रेट में 95 रुपए है और वो बिक 73 रुपए की रही है।
ये गलत था। एक्चुअली 73 रुपए है, 95 की बिक रही थी, महंगी ही बेच रहा था। उसको जुर्माना होना चाहिए था, उसकी FIR होनी चाहिए थी उस बंदे के खिलाफ, लेकिन फॉर्म गलत करने की वजह से तो मीडिया ने जब उठा लिया इसको, फिर उसके बाद डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमने करना था, तो अच्छा, एक्शन। मुदस्सिर साहब, सर आप ये फिर समझते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी कोताही हुई, थोड़ी सी गलती हुई? काशिफ बशीर, जिन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का नाम फिर सामने आ रहा है कि उनके पास उस वक्त रेट लिस्ट मौजूद नहीं थी और उसके बावजूद उन्होंने जो है मौजूद थी, रेट लिस्ट मौजूद थी, रेट लिस्ट ठीक लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि उसने जो कॉलम्स होते हैं वो गलत कॉलम में फिल कर दिया। जिस कॉलम में रेट लिस्ट लिखना चाहिए था उसमें उसने एक्चुअल प्राइस लिखी है, दूसरे में दूसरी लिख दी, तो ऑब्वियसली वो तो फिर यही लगेगा कि शायद सस्ती बेचता है। एक्चुअली सस्ती कौन, ये आप खुद सोचें कि इट्स वेरी एब्सर्ड, इलॉजिकल कि वो कोई इतनी ज्यादा मार्जिन पे कम बेच रहा हो और वो आप उस पर जुर्माना कर दिए, तो पॉसिबल नहीं है। पहली दफा ऐसा इंसिडेंट हुआ। एक्चुअल ये बात नहीं है, एक्चुअल हदायत मुख्तलिफ थे जो मैंने आपसे शेयर कर दी। ठीक है, थैंक यू सो मच। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थे। उन्होंने हमें सारी सूरत हाल से मुतालिक अपडेट भी किया और सोशल मीडिया पर जो ये खबर इतनी ज़्यादा वायरल हुई उसके मुतालिक भी जो एक्चुअल मामला है उससे मुतालिक भी आपने हमें बताया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी जनाब, अब हम बात कर रहे थे कि सिंध असम्बली में जो इजलास हुआ, एक बड़ा ही अनोखा एहतजाज हुआ। कल हम सब ने उस एहतजाज के मनाजिर भी देखे, ज़रा दिलचस्प मनाजिर थे। यूजली क्या होता है कि जब भी एहतजाज होता है तो या तो शोर गुल किया जाता है या पेपर्स वगैरह जो है वो हवा में उड़ा दी जाते हैं, लेकिन कल के एहतजाज में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इजलास भी हंगामा राय की नज़र हो गया और काफ़ी शोर गुल भी हुआ। ऐसा होता है जनाब कि जब असम्बली का इजलास शुरू होता है और अपोजिशन लीडर जनाब जो हलीम आदिल शेख हैं वो कार्रवाई के आगाज़ के साथ जब तकरीर करने की कोशिश करते हैं तो जो स्पीकर है यहाँ पर सिंध असम्बली के आगाज़ सिराज दुरानी, वो उनको इजाज़त नहीं देते हैं और इनकार करते हैं कि जो पहले से शेड्यूल अमूर है उसी पर बात की जाएगी और उसके बाद जो अराकीन है उनको उनके नकात पर बात करने की इजाज़त दी जाएगी। जैसे ये मामला होता है इसके बाद जनाब हमने देखा कि नारेबाजी शुरू हो जाती है और जो कुछ अराकीन हैं वो फोल्डिंग चारपाई लेकर आए हैं। ज़रा मनाज़र दिखाइएगा असम्बली के इजलास के कि जब फोल्डिंग चारपाई लाई जाती है यहाँ पर अराकीन की जानिब से और कहा यह जाता है कि ये जमहूरियत का अलामती जनाजा है, ज़रा धूमधाम से निकलेगा, स्पीकर के रोस्ट्रम के सामने रखने की बाकायदा कोशिश की जाती है। तो जनाब इसी पूरे मामले के ऊपर बात करेंगे कि क्यों इतना शोरगुल हुआ, किस बात पे इतना ज़्यादा हुआ। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं हलीम आदिल शेख साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, PTI से इनका ताल्लुक है। सर को खुशामदीद आपको कहते हैं प्रोग्राम में। सर क्या पूरा कल मामला हुआ कि इतना शदीद एहतजाज करने की नौबत आ पहुंची? देखिए ये मामला कल नहीं हुआ, ये मामला हुआ था जिस रोज बजट पास किया गया और मैं समझता हूं कि उस रोज सिंध में जमहूरियत को कत्ल कर दिया गया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा शायद ये इंडो पाक में भी कह लें कि बजट पास किया हो और उस पे अपोजिशन ने बहस ना की हो, अपोजिशन लीडर को बहस का मौका ना दिया गया हो, हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स को बहस का मौका ना दिया गया हो। पहली दफा हुआ है। 1400 अरब का बजट था, ये कोई जरदारी ग्रुप के फंड से, उम्मीद के फंड से पैसे नहीं बांट रहे थे, ये टैक्स पेयर के पैसे का प्लान दिया था। बजट ये होता है कि बड़ों से लेकर छोटों तक तकसीम का तरीक़ाकार। चूंकि पिछले 13 साल में इनका ट्रैक ये रहा है कि 8,900 अरब इनके पास है, जो ये उसमें से 2,000 अरब की तकरीबन करप्शन की है इन्होंने। तो ये इन्होंने उस रोज मेरी जवाबबंदी के लिए, हमारे साथियों की जवाबबंदी के लिए अनोखा काम किया इन्होंने। उसी रोज इन्होंने वो स्याह दिन, कल तो ग्रे दिन था, एक एहतजाज किया ताकि वो मामला पता चले कि इन्होंने कार्रवाई क्या डाली है। 3 रोज पहले इन्होंने जब बजट पास कराया तो 3 मिनट में पास करा लिया और एक बड़ी नौसरबाजी के जरिए हमें डायलॉग करने के लिए जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं और जो हमारे CM इन वेटिंग है नासिर शाह साहब, वो हमें डायलॉग बातचीत कर, CM ने कहा इनसे बातचीत कर ली, इख्तलाफ, हम बातचीत करने के लिए कॉरिडोर में गए, जो अक्सर होता है बैक चैनल के ऊपर बातचीत होती है, इजलासों के दरमियान मामला होते हैं। पीछे से आवाज आई बजट पास हो गया। बेसिक ये था कि हलीम आदिल बात ना करे, बिलाल साहब बात ना करे, हसनैन साहब बात ना करे और ये इस इशू पे जैसे कि आपने बताया कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एंड यू आर राइट, आपने बिल्कुल बजा बात बोली है। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये सब कुछ इंटेंशनली किया गया या जस्ट हैपेंड? देखिए जो मेरे साथ जो किया बाकायदा प्लानिंग के तहत किया, इंटेंशनली किया इन्होंने हलीम आदिल शेख को रोकना था। चूंकि मैं ग्राउंड पे होता हूँ, मैं इनको एक्सपोज करता हूँ, मैं इनकी करप्शन में बात करता हूँ, मैंने बताना था कि किस तरीके से गलत, ठीक है बजट गलत है,
इंटेंशनली प्लान, देखिए हो ही नहीं सकता ना। ये इन्होंने समझ रहे थे कि बस अच्छा यहाँ इन्होंने बस घर की लौटी बनाया हुआ है सिंध असेंबली को। सिंध में सिविलियन डिक्टेटरशिप कायम है। उसकी वजह क्या है कि ये COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो साइन किया था उसमें बेनजीर भुट्टो ने कहा था, बीबी ने कहा था कि जी अपोजिशन लीडर जो होगा वो PAC का चेयरमैन होगा। अच्छा छोड़िए चेयरमैन तो अपनी जगह, PAC में कोई मेंबर ही नहीं है हमारा, कोई एक भी स्टैंडिंग कमेटी में अपोजिशन नहीं है। और उसके अलावा ये 2 साल से ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स प्ले नहीं कर रहे हैं जिसमें करप्शन इनकी आती है। 13 साल में 1400 अरब की करप्शन बताई है ऑडिटर जनरल ने। इस दफा भी प्री बजट डिस्कशन ये नहीं कर रहे थे। मतलब लगता है कि हमारी बादशाहत है, मतलब बेबी का दौर है, बेबी की बादशाहत है सिंध में, तो बस किए जाओ जो कर रहा है, जिसके ऊपर बड़े गम गुस्से में थे हमारे MPs। और ठीक है, मैं अफसोस है कल जो हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन मरता क्या ना करता। 3 रोज पहले किसी को होश भी नहीं आया था, ना मीडिया को अंदाजा हुआ था कि इन्होंने हाथ क्या कर दिया है। जब हमारे साथ तो किया इन्होंने पब्लिक मनी के साथ किया, इन्होंने चोरी छुपे बजट पास करा कर निकल गए, ये इस तरीके से कि जैसे अपने घर से पैसा लाए थे बांट के चले गए। तो कल एक एहतजाज का तरीका था, हाईलाइट करना था, इनको शर्म दिलानी थी। सर आप ये समझते हैं कि जो एहतजाज का जो तरीका अपनाया गया वो दुरुस्त था, जो इजलास का एक डेकोरम होता है वो बिल्कुल उसका ख्याल नहीं रखा गया? मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक था, नहीं होना चाहिए था। ये मैं समझता हूँ कि इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए था और ये आइंदा भी नहीं होना चाहिए। कल जो कुछ हुआ मैं उस पर खुश नहीं हूँ, मैं अफसरदा भी हूँ और मैं शर्मिंदा भी हूँ कि हमारे हाउस में क्या हुआ। लेकिन इसकी वजह कौन है? जो उससे ज्यादा खतरनाक वो था। ये तो चलिए एक चारपाई आगे सिंबॉलिकली बड़ा नुकसान हो गया, ईवान का डेकोरम महरूम हो खराब हो गया, लेकिन जो 1400 अरब आवाम के पैसों के साथ जो इन्होंने किया, जो इन्होंने आवाम के साथ बददियानती की, जो बजट के अंदर इन्होंने सुना ही नहीं किसी को, ये मतलब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है कि फेडरल गवर्नमेंट में आप देखिए शहबाज शरीफ साहब से। सर कौन सी ऐसी खास तजावीज थी जो आपकी जानिब से रखी जानी थी, जिनको आप समझते हैं कि केटर करना बड़ा जरूरी था और ये सारा इंसिडेंट हो गया चूंकि आप लोग मौजूद ही नहीं थे और वो बिल पास करवा लिया गया, तो क्या चीजें बेहतरी आ सकती थी उसके अंदर? जी बताता हूँ आपको। आज से 2 रोज कबल मैंने फिर उसको जो हमारी बजट तजावीज थी उसको हमने इनके खिलाफ चार्जशीट में कन्वर्ट किया है। और मैं आपको बताना चाहूँ थोड़ी तफसील से कि पिछले 13 साल में 8,900 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट के पास आए, जिसमें से सिर्फ आटे में दाल की बराबर, चूंकि अलल्ले तलल्लो में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, 1646 अरब सिर्फ डेवलपमेंट फंड के लिए रखे गए। उस 8,400 में से 1,400 अरब की रिपोर्ट्स मौजूद हैं ऑडिटर जनरल की, जिसमें वो बताते हैं कि जी इस पर करप्शन हुई है, और जो डेवलपमेंट फंड पे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी बताते हैं कि उसके अंदर करप्शन हुई है। अब इशू ये है कि इन्होंने शहर कराची के लिए पैसे नहीं रखे, हेल्थ में इस दफा बहुत पैसा बढ़ा दिया, लेकिन उसके बावजूद आज भी सिंध में आप आइए, आपको गदागाड़ी की एम्बुलेंस मिलेगी, आपको चिंची की एम्बुलेंस मिलेगी, आपको रक्षे की एम्बुलेंस मिलेगी। आज आप आइए सिंध में हजारों स्कूल बंद पड़े हैं, बाउंड्री वॉल्स नहीं है, बाथरूम्स नहीं है। आज आप आइए सिंध में इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऊपर, ये पंजाब और सिंध को लड़ाने की बात नहीं, वो पाकिस्तान है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिमिनल एक्ट है कि एक सूबा दूसरे सूबे पे इल्जाम लगाए, वफाक पे इल्जाम लगाए और सिर्फ सिंध कार्ड खेले। हमें पाकिस्तान कार्ड खेलना चाहिए। ये जो झूठ इल्जाम लगा रहे हैं कि पंजाब ने पानी चोरी कर लिया, वफाक ने पानी चोरी कर लिया, मैंने पूरी तफसील निकाली हुई है कि सिंध का पानी जरदारी माफिया ने चोरी किया है। सिंध के अवाम का पानी सिंध में आने के बाद इन्होंने 321 डायरेक्ट नाजायज कनेक्शंस लिए हुए हैं, जिसकी वजह से आज पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। इन्होंने सब्सिडी के नाम पर करप्शन की है और इन्होंने सर अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि सिंध की आवाम को जो दरपेश जो मसाइल हैं उनमें जो सबसे नंबर 1 जो एक मसला है वो क्या है, तो आप उसको क्या बताएंगे? एक जवाब, सिर्फ एक। जी सर, सबसे जो इस वक्त संगीन मसला है इस वक्त दरपेश, सबसे बड़ा संगीन मसला है कि सिंध पे एक करप्ट माफिया की हुकूमत है। इससे छुटकारा सिंध का मसला नंबर अव्वलीन है। इस करप्ट माफिया से जान छूट जाए, इंशाल्लाह सिंध तरक्की कर जाएगा। असल मसला ये है कि ये बिल्डिंगें गिराने से, ये कराने से, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, इस करप्ट हुकूमत को गिराना, इनसे जान छुड़ाना, इनको
जेलों में भिजवाना। सर आप सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, वो मरकजी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि मरकज में जो है वो पीटीआई ने जो है वो अवाम पर बोझ डाला हुआ है महंगाई का, और जमहूरियत का जनाजा तो असल मरकज में निकला हुआ। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? मरकज में जमहूरियत का जनाजा इसलिए नहीं निकला कि तमाम तर लड़ाई के बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच की। और अब आइए मरकज और सिंध में हो क्या रहा है। सिंध में कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं है। आज सिंध को अगर आप गूगल पे लिखिए सिंध के हवाले से कुछ भी, सिंध टॉप पे नहीं आता। डॉग बाइट केसेस लिखिए, नंबर 1 के ऊपर सिंध आ जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स बताता है, उसकी लीड स्टोरी है कि जी 5000 लोगों को लाड़काना में गलत सिरिंजेस लगने की वजह से एड्स हो चुकी है। कराची, शहर कराची जो 90% सूबा सिंध और 70% मरकज का रेवेन्यूज इकट्ठे करता है, वो दुनिया के 10 गंदे तरीन ना रहने वाले शहरों में जो है उनमें शामिल किया जा चुका है। पिछले साल आपने देखा कि कराची में थोड़ी सी बारिश आने से लोगों को आपने गटरों में डूबते देखा है। आपने थर में 5000 बच्चे भूख से मर चुके हैं। ये मरकज में नहीं हो रहा। सिंध में रोडें तबाह हैं, रास्ते तबाह। 13 साल में एक बस सिंध को नहीं मिली, नॉट अ सिंगल बस इन 13 ईयर्स। तो एक बस नहीं दी इन्होंने, कोई मास ट्रांजिट सिस्टम इन्होंने नहीं दिया है। पानी 77% सिंध में जो है वो गंदा पानी, कंटामिनेटेड पानी सिंध के लोग पीते हैं, क्योंकि ड्रेनेज का निजाम सिंध में तबाह हो चुका है। सिर्फ हवा उसमें ही मिलावट नहीं कर सके, उसको ये रोक नहीं सके, बाकी हर चीज में इन्होंने अपना शेयर डाल दिया है। और मैं कहना चाहता हूं सिंध की जमीनों को कौड़ियों के भाव बेचा गया है। 57,000 एकड़ जमीन इन्होंने जब बट्टे खाते लगा दी है। लाखों एकड़ जंगलात की जमीन पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। लाड़काना को भी बर्बाद कर दिया है, कराची को भी बर्बाद कर दिया है। सिंध के स्कूलों में भैंसें बंधी हैं, गधे बंधे हैं, खोते बंधे हैं, बच्चे जा नहीं सकते हैं। सिंध में अच्छा आखिर में डाकू वीडियो शेयर कर रहे हैं, पुलिस वालों को मारकर डांस कर रहे हैं एपीसी के ऊपर, और वो एपीसी में से गोली गुजरती है जो कि सिंध की हुकूमत ने खरीदी है। सिंध में आज मगरिब के बाद निकलना नामुमकिन हो चुका है। कच्चे के डाकुओं के सरपरस्त जो पक्के के डाकू जो कि हमारी असम्बली में बैठे हैं, जो कि सिंध असम्बली में बैठे हैं, उनको आज रास्ता रोक शुरू हो गया उनका। 3 रोज का वज़ीर आला गए तो एक डाकुओं ने एक शख्स को कत्ल किया था, वो लोगों ने रास्ता रोक लिया। तो सिंध में लॉ एंड ऑर्डर तबाह है, सिंध की हेल्थ तबाह है। अच्छा सर, ये जितने आपने मसाइल का आपने तस्करा किया है, ये सारे जो मसाइल हैं ये बिल्कुल बजाय हैं, और मैं और हम तमाम लोग पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो सिंध के इन मसाइल के हवाले से साल सुनते चले आ रहे हैं, और इन मसाइल का कोई हल नहीं निकल रहा। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी सियासतदान हैं, वो इन मसाइल का तस्करा तो करते हैं, इन मसाइल को हाईलाइट तो करते हैं, लेकिन उसका हल क्या है? अवाम तो पिस रहे हैं। देखिए, हल है 18वीं तरमीम का नाजायज इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करके इन्होंने एक अपनी डिक्टेटरशिप कायम कर ली है सिंध में। 18th अमेंडमेंट था कि जी वसाइल को निचली सतह तक आवाम तकसीम। अब NFC अवार्ड के जरिए पैसा ले लिया जाता है, लेकिन उसको नीचे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के जरिए जिलों तक, लोकल गवर्नमेंट तक मुंतकिल नहीं किया जाता। NFC अवार्ड के जरिए पैसा वफाक से लेने के बाद सूबे के अंदर अपनी मर्जी से फिर वो जाली अकाउंट में चला जाता है, वो कहीं चला जाता है। निचली सतह तक उसको आम आदमी को मजबूत नहीं किया गया है। मसाइल का बिल्कुल हल है, लेकिन यहाँ चूंकि इनकी गवर्नमेंट है, वफाक अच्छा सुनिए, जब हम खुद कुछ करना चाहते हैं कि चलो तुम हुकूमत बसें नहीं दे रहे, हम दे देते हैं, फिर ये कहते हैं कि नहीं SIDCL सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जो है वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी है। मतलब ना खुद कुछ करते हैं ना किसी को करने देते हैं। 13 साल में इन्होंने 1650 अरब सिर्फ डेवलपमेंट पे लगाए हैं। हमने पिछले साल में जो अगले 3 साल में खर्च होने हैं, हमने 1000 अरब से ज्यादा सिंध के लिए रखा है, जिसमें 650 अरब शहर कराची के लिए, जिसमें K4 का पानी का प्रोजेक्ट है, जिसमें मास ट्रांजिट है, जिसमें ग्रीन लाइन है, फ्रेट कॉरिडोर है, KCR है, नालों की सफाई है, और उसके अलावा 446 अरब हमने सिंध के दीगर अजला के लिए रखे हैं, जिसमें मोटरवे भी है, जिसमें कुछ गाज डैम है, जिसमें नादरा ऑफिसेज हैं, जिसमें गैसिफिकेशन है, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन है। मैं समझता हूं कि इन्होंने 13 साल में इन्होंने रखे हैं सिर्फ 1650 अरब, और हमने 1 साल में 1000 अरब से ज्यादा सिंध के अवाम के लिए रखा है।
थैंक यू सो मच सर, आपने जो है सिंध के जो आवाम हैं और जो कराची के लोग हैं उनके जो इंटीरियर में जो मसाइल हैं उससे मुतालिक आपने हाईलाइट किया। आई होप सो के इन मसाइल का कोई हल भी सामने आ सके और जो सिंध के अवाम जिस चक्की में इस वक्त पिस रहे हैं उनको कुछ रिलीफ मिल सके, उनको कुछ से सुकून मिल सके। जनाब जाएंगे ब्रेक पर, इट्स अ हेडलाइन ब्रेक। जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम में आपके लिए जनाब आगे बहुत कुछ साथ रहिएगा।